वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो बैलों की कथा। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों फटाफट, और लाइक बटन को दबा दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके राइटर से। इस स्टोरी का राइटर है प्रेमचंद। तो उनके बारे में कुछ हम लोग बातें पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह स्मृति हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। समादन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, संजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। उनके कुछ विशेष बातों के बारे में बताया गया है, मतलब वो क्या करते थे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ तक उनकी पढ़ाई हुई, ये सारी बातें। और फिर उन्हें हटना भी पड़ा था अपनी नौकरी से। विशेषता है कि वो 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक, समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग किया और विकास किया है। तो अब हमने प्रेमचंद के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी जो इन्होंने स्टोरी लिखी है, अपने 2 बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दूसरे दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहीगुणता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी।
वैशाख में चाहे एकाध बार कुल्ले कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है। वाह, एक और भाई है उसका, आज पता चला ना, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। वाह, कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। क्या था? कहाँ पढ़ते? हाँ, चौथे पे थे। हाँ, काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पचाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों बैल खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में गली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते। अब नाद क्या है? सब कुछ तो हमें पता ही। नाद क्या है? नाद होता है, जैसे कि आपने उसके बारे में सुना है, जहाँ पर आपने कभी बार आप गए हो, भैंसों को चारा डालते हैं, तो उस जगह पे वो छोटा सा होता है ना, वहाँ पर वो जैसे कि टंकी को काट देते हैं आधा और उसमें चारा डाल के खिलाते हैं, तो वो डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को
ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना। उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछता, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। तो अब बैल कह रहे हैं उनमें इतनी दोस्ती हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा दोस्ती होने के बाद वो दोनों अब मतलब अपने घर से हो जाते ना, दूर नहीं जाते। तो वैसा ही था, अब वो लोग दूर नहीं जाना चाहते थे, फिर भी वो बेच रहा था उन्हें, तो बेचते तो हैं ही बैल को। तो बुरा लगा उन्हें बहुत ज़्यादा, वो जाना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि भाई तुम हमें क्यों बेच रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। वो कह रहे हैं हम मर जाते लेकिन हमें भेजो मत। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उसने छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देवा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो मतलब ये कह रहे हैं आराम से ये दोनों लेट गए, और जब पूरा गांव सो गया ना, आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। पगे बहुत मजबूत थे, मतलब जो उनके जो जहाँ पर गाड़ते हैं ना, क्या कहते हैं, लकड़ी को जिसमें वो उस बैल की चैन बंदी होती है, तो वो बता रहे हैं मजबूत थे। अनुमान न हो सका था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उतरी। ये क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ, तोड़ दिया उन्होंने। इतनी मजबूत होती है फिर भी तोड़ दी, क्योंकि उनमें दूनी शक्ति आ गई। गढ़ जाने के लिए होता है ना, हमें जाना है तो जाना है। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब देखो, इसने नाम नहीं बताया किसका, जूरी। हाँ जूरी, तो जूरी के घर पर खड़े हैं, मतलब वहां पर सामने चौखट पे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटक रहा है, मतलब आधा मतलब रस्सी लटक रही है, आधी आधी टूटी हुई। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। होता है ना कभी कभार, एक अच्छा भी लगता है और आंसू भी आते हैं। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। होता है ना, कोई कुछ होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं लोग बाग, इकट्ठे हो गए और तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे। मतलब उनकी तालियां बजाकर स्वागत करने लगे दोनों बैलों का। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ये तो रोज ही घटना होती है, बैल हम लोग उसे वहाँ पर छोड़ आते हैं तालाब में, फिर वो नहा के वापस से घर में आ जाती है ना, क्योंकि नहाने के बाद भूख लगती। तो लेकिन ये तो आम बात थी, लेकिन वो अपने बेचे हुए घर से यहाँ पर आए, ये अलग बात थी। तो इसी को देखने के लिए लोग बाग आए। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुओं वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया,
कोई गुड़ और चोकर लाया, मतलब उसको एक वो दिया, जैसे कि होता है ना गिफ्ट, तो उन्हें गिफ्ट में गुड़ दिए, रोटियां दिया, तो ये सब कुछ दिए। चलिए दोस्तों, हमारा पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में मिलूँगा पूरी स्टोरी के साथ में। अब हमने ये आधी स्टोरी पढ़ी है, आधी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बाय बाय। आप मेरी नेक्स्ट स्टोरी मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे उसमें जाके मिल जाएगी। तो बाय बाय।